नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं विकास कुमार गुप्ता और आज मैं शुरू कर रहा हूं फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्थिति में गतिमान वस्तु की औसत चाल तथा औसत वेग के परिमाण बराबर होते हैं? जब वस्तु वृत्तीय गति करता हो, जब वस्तु सरल रेखा में एक ही दिशा में हो, वस्तु सरल रेखा पर हो परंतु विपरीत दिशा में हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी। जब वस्तु सरल रेखा में एक ही दिशा में हो तब वस्तु वृत्तीय गति करेगा तो चाल तो स्थिर रहेगा लेकिन वेग निरंतर बदलता जाता है, और वस्तु सरल रेखा पर हो परंतु विपरीत दिशा में होगा तो उस समय भी इसकी कि परिमाण बदल जाएगा। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि वस्तु का त्वरण घट रहा हो परंतु वेग बढ़ रहा हो? तो इसका है हाँ, दूसरा है नहीं, तीसरा कुछ कहा नहीं जा सकता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हाँ, क्योंकि त्वरण घटते हुए भी यदि इसका मान धनात्मक है तो वेग बढ़ेगा। अगर कह रहा है कि कि यह संभव है, अगर त्वरण घटते हुए भी यदि इसका कि मान धनात्मक आ रहा है तो इसका वेग बढ़ेगा। क्या यह संभव है कि गति करते हुए कण का वेग तथा त्वरण परस्पर लंबवत हो? ऑप्शन ए हाँ, बी नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा हाँ, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम पढ़े हैं कि उच्चतम बिंदु पर जो वेग क्षैतिज वेग है और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर त्वरण काम करता है, वेग क्षैतिज और जो त्वरण होता है नीचे की तरफ काम करता है। तो उस समय इसका जो परस्पर लंबवत होते हैं। या बात कर ले हम वृत्तीय गति की, तो उस समय भी जो वेग होता है, वेग तो रैखिक रूप में होता है और जो इसका त्वरण होता है वो वृत्त के केंद्र की ओर होता है। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन है, क्या असमान वृत्तीय गति में कण का वेग तथा त्वरण लंबवत होते हैं? तो उस समय नहीं होता है। फिर है, शांत जल में एक नाव को 8 किलोमीटर दूर जाने तथा वापस आने में 2 घंटा समय लगता है। यदि जल का प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुदिश 8 किलोमीटर जाने तथा फिर धारा के विपरीत 8 किलोमीटर आने में कितना समय लगेगा? तो कह रहा है कि शांत जल में एक नाव को 8 किलोमीटर दूर जाने तथा वापस आने में 2 घंटा लगता है। कि कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 8 और 8 16, और कितना समय लग रहा है? 2 घंटा। तो वेग क्या आ जाएगा? इसमें भाग करेंगे 2 से तो ये आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक। फिर कह रहा है कि यदि जल का प्रवाह 4 किलोमीटर पर आवर हो तो धारा के अनुदिश 8 किलोमीटर जाने तथा फिर धारा के विपरीत 8 किलोमीटर आने में कितना समय लगेगा? तो जल के प्रवाह 4 किलोमीटर है, तो अगर हम जल की प्रवाह की दिशा में अगर जा रहे हैं तो जो हमारा 8 किलोमीटर पर आवर निकला था उसमें 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। कि हम इस वेग से जाएंगे। ठीक। अगर इनकी जो परस्पर की दिशा विपरीत हो जाएगी तो हम तो जाएंगे 8 वेग से, लेकिन वो नदी का बहाव 4 किलोमीटर उल्टा हो जाएगा तो इस समय हमारी वेग हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तब एक तो निकल गया जाने के 12 किलोमीटर और पर आवर और आने की 8 किलोमीटर पर आवर। तो उस स्थिति में पूछ रहा है कि कुल समय कितना लगेगा। तो टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी तो 8 किलोमीटर है, कि जाने में 8 किलोमीटर जाना है और किस वेग से जाना है? तो 12 किलोमीटर वेग से, और फिर उधर से आना है 8 किलोमीटर और आना किस वेग से है? तो 4 किलोमीटर वेग से। तो अगर हम इसको अलग अलग करें तो ये हो जाएगा 2 घंटा। ये तो निकल गया 2 घंटा। अब इसका करेंगे
तो इसको ये मिनट में आएगा तो इसको 60 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 5 60, 12 5 60, ये 5 आ गया, 8 5 40, मतलब कि 2 घंटा 40 मिनट। तो 2 घंटा 40 मिनट का निकालेंगे तो 2 घंटा 40 मिनट का निकल जाएगा। 2 घंटा मतलब कि 120 मिनट और 40 मिनट मतलब कि 160 मिनट। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है समान लंबाई 100 मीटर वाली दो रेलगाड़ियाँ ए तथा बी समांतर पटरियों पर गतिमान है। जब दोनों रेलगाड़ियाँ समान दिशा में गतिमान है तो रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को 20 सेकंड में पार करती है। जब दोनों गाड़ियाँ विपरीत दिशा में गतिमान है तो रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को 10 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी ए व बी की चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए रेलगाड़ी भी बड़ी जो भी है तो उसकी चाल भी है प्लस, रुक जाओ भाई, कह रहा है कि समान लंबाई 100 मीटर वाली दो रेलगाड़ी है तो एक की लंबाई 100 है तो दूसरी की भी लंबाई 100 है तो इसकी मतलब कि ये टोटल दूरी आ गया 200 मीटर। ठीक, और कह रहा है कि जब दोनों रेलगाड़ियाँ समान दिशा में गतिमान है तो रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को 20 सेकंड में पार करती है। तो जो 20 सेकंड में पार करती है तो यहाँ से ये भी ए प्लस भी बी जो होगा 200 में 20 से भाग कर देंगे क्योंकि समान दिशा में है तो इसलिए जोड़े हैं बी ए प्लस बी बी, तो ये आ जाएगा 10, मतलब भी ए प्लस बी बी इक्वल टू 10। ठीक, उसके बाद क्या है, जब दोनों गाड़ियाँ विपरीत दिशा में गतिमान है तो रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को 10 सेकंड में पार करती है। मतलब कि भी ए माइनस भी बी, क्यों भी ए अधिक भी ए ले रहे हैं, भी ए में से भी बी को घटा रहे हैं क्योंकि भी ए की चाल अधिक है। ठीक, तो ये कह रहा है कि भी ए माइनस बी बी, तो ये तो दूरी हमारी 200 थी, उसके बाद 10 सेकंड में पार कर रही है तो 10 से करेंगे तो ये आ गया 20। तो और भी ए और प्लस भी बी का मान था, यहाँ से भी ए माइनस बी बी का मान 20 आया और भी ए माइनस बी बी का मान 10 आया, भी ए माइनस बी बी का मान 20 आया और भी ए प्लस भी बी का मान 10 आया। यहाँ से ये करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 भी ए इक्वल टू 30, तो यहाँ से ये कटाएंगे तो ये आ जाएगा 15, मतलब कि भी ए का मान 15 आ गया। जब भी ए का मान 15 आ गया तो यहाँ से ये करेंगे हल तो भी ए का मान 15 आ गया, मतलब भी ए प्लस भी बी इक्वल टू 10 था, इसका मान 15 आ गया तो इधर करेंगे तो भी बी का मान आ जाएगा 5, मतलब कि ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक, उसके बाद है एक कण आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिमान है, ए चक्कर पूरा करने पर कण का विस्थापन तथा इसके द्वारा तय दूरी है। एक कण है आर त्रिज्या के वृत्त पथ पर गतिमान, एक चक्कर पूरा करने पर कण का विस्थापन जहाँ से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया, इसका मतलब विस्थापन 0 हो गया। ठीक, तो 0 0 वाला दो ऑप्शन है, एक सी और एक ए। उसके बाद कह रहा है कि इसके द्वारा तय की गई दूरी यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया तो इसका मतलब कि अपने परिधि के बराबर दूरी तय किया, मतलब 2 पाई आर, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, उसके बाद है 9वां क्वेश्चन, किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन का दूरी से अनुपात होता है। ये माड है, माड में विस्थापन लिखा है, किसी गतिमान कण के लिए विस्थापन का दूरी से अनुपात होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि विस्थापन 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन दूरी से हमेशा कम होता है। इसका मतलब क्या होगा कि मतलब कि विस्थापन बटा दूरी सदैव 1 से कम होगा। ये भाई गलत बोल रहा है, 1 से हमेशा कम नहीं होगा, सदैव 1 से अधिक होगा, ये तो बिल्कुल गलत है, और सदैव 1 होगा ये भी गलत है। 1 या 1 से कम ये सही बोल रहा है, मतलब कि 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है 10वां, दूरी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसका मान 0 नहीं हो सकता, इसका मान समय के साथ घट नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका मान होगा कि इसका मान 0 नहीं हो सकता। फिर 11वां क्वेश्चन है,
एक कार के विस्थापन की समीकरण दिया है, x बराबर में 12t प्लस 3t² माइनस 2t³ कार का प्रारंभिक वेग पूछ रहा है। तो यहाँ से इसका कोई समीकरण दिया है तो इसका अवकलन कर देंगे तो dx/dt हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा 12 प्लस 3 दूनी 6t माइनस 3 दूनी 6t²। कह रहा है कि कार का प्रारंभिक वेग माने t बराबर 0 पर इसका वेग निकालना है। तो t बराबर 0 रखेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, आएगा आंसर 12। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, x अक्ष के अनुदिश गतिमान कण की t समय पर स्थिति है, t समय पर स्थिति है। x अक्ष का अनुदिश गतिमान कण की t समय पर स्थिति है। कण का त्वरण शून्य होगा जब t का मान हो, कण का त्वरण पूछ रहा है शून्य होगा, तो यहाँ से dx/dt करेंगे तो वेग निकल जाएगा। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 2at माइनस 3bt², ठीक, 2at माइनस 3bt²। उसके बाद फिर इसका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा dv/dx। वो तो dv/dx से निकालेंगे तो 2at आया था, तो मतलब ये आ जाएगा 2a। ये आया था 3bt², तो ये आ जाएगा माइनस 3bt² था तो 3 दूनी 6 bt आ जाएगा। और ये कह रहा है कि ये कण का त्वरण शून्य माने dv/dx शून्य है, तो ये खत्म हो गया। तो इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 6bt इक्वल टू 2a, 2 से कटाएंगे ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से t बराबर में a/3bt। अच्छा t पूछ रहा है तो t बराबर में a/3b, तो ये ऑप्शन नंबर a/3b मतलब कि ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कण का विस्थापन समय की घात 3 के अनुक्रमानुपाती है, कण का त्वरण समय की किस घात के अनुक्रमानुपाती होगा। मान लिए हम कि एक कण का विस्थापन x है, समय t, समय की घात की 3 माने 3 हो गया, हम 3 कर दिए। अगर dx/dt करेंगे तो ये हो जाएगा 3t²। फिर d2x/dt² करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6t। तो पूछ रहा है कि ये t का घात क्या बचेगा, तो t का घात एक ही है, तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद एक कण सरल रेखा में प्रारंभिक वेग u से त्वरण kt के अंतर्गत गति करता है जहाँ k नियतांक है। यदि t समय बाद कण का वेग v हो तो सही संबंध बताइए। एक कण सरल रेखा में प्रारंभिक वेग u से त्वरण kt के अंतर्गत गति करता है जहाँ k नियतांक है। यदि t समय बाद कण का वेग v हो तो सही संबंध है। तो u इजिकल टू du/dt करेंगे तो त्वरण आ जाएगा। तो त्वरण क्या होता है, kt लिखा है तो kt कर दिए, इसको इधर ला देंगे, इसको यहाँ ला देंगे तो ये आ जाएगा du, इस तरह समाकलन लग जाएगा और बराबर में k बाहर हो जाएगा और ये 1 dt हो जाएगा, t dt। तो जब du बराबर में k t dt तो इसका करेंगे जब समाकलन तो इसका u हो जाएगा और हाफ kt उसका हो जाएगा, k बाहर था और t dt था, तो इसका कर देंगे तो k t dt का मतलब कि t²/2 u, ठीक। और यही डेल्टा u है, तो डेल्टा u मतलब कि क्या, v माइनस u इक्वल टू हाफ kt²।
तो यहाँ से v इक्वल टू यू प्लस हाफ के टी स्क्वायर। तो मतलब कि ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक कण विरामावस्था से नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है यदि इसके द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय दूरी s1 तथा प्रथम 20 सेकंड में दूरी s2 हो तब। ये भी बहुत आसान सवाल है। तो एक कण विरामावस्था मतलब कि u का मान 0 से नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है यदि इसके द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय दूरी s1। तो s1 जो हो गया हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। ए हो गया, टी मतलब क्या 10 का वर्ग मतलब कि 100। s2 क्या आ गया उसी तरह करेंगे 1/2 ए। 20 सेकंड में पूछ रहा है तो 20 का वर्ग 400। ये दोनों खत्म, ये आ गया 4 और s1 बटा s2 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से s2 इधर जाएगा और s1 यहाँ आएगा तो s2 इक्वल टू 4s1। ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक ऊंची मीनार की चोटी से विरामावस्था से गिरते हुए पत्थर द्वारा चौथे तथा पाँचवें सेकंड में तय दूरियों का अनुपात है। तो इसका होगा 90वें सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र। तो h इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 होता है। u मतलब कि विरामावस्था से है तो 0, हाफ ए 2n माइनस 1। तो यहाँ पर रख दें, तो यहाँ पर रखेंगे तो कह रहा है कि चौथे तथा पाँचवें सेकंड में h1 चौथे हाफ ए, ये रह देंगे बाहर, वही जी कर देंगे हाफ जी। चौथे माने 2n होता है तो 4 दूनी 8, 8 में से गया 7, ठीक। h2 निकाल देंगे उसी तरह, तो उसी तरह हाफ जी और पाँचवें 5 दूनी का 10, 10 में से गया 9, ये कॉमन है कट गया। h1/h2 इक्वल टू 7:9। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 18 नंबर, एक वस्तु ए हाफ 1 किलोग्राम तथा वस्तु बी 3 किलोग्राम क्रमशः 16 मीटर तथा 25 मीटर ऊंचाई से विरामावस्था से गिराई जाती हैं। इनके पृथ्वी पर पहुंचने के समयों का अनुपात बताइए। तो ये भी है बढ़िया। तो h इक्वल टू यू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक। तो यहाँ पर m का कोई जिक्र नहीं है, ऊंचाई से गिराया गया तो ये u मान लो 0 हो गया, ठीक। यहाँ से संबंध निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर में 2h/g। तो ये 2 और g का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, g दोनों के लिए समान काम करेगा, मतलब कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू h। इसका मतलब क्या कि अगर t प्रोपोर्शनल टू रूट में h, ठीक। तो यहाँ से t1 पृथ्वी पर पहुँचने के समय का अनुपात पूछ रहा है, t1/t2 बराबर रूट में h1/h2 मतलब कि 16/25, 16/25 मतलब कि आ जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक मीनार की चोटी से ऊर्ध्वाधर दिशा में समान चाल u से एक गेंद ए ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर तथा दूसरी गेंद बी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंकी जाती है। यदि पृथ्वी पर टकराते समय इनकी चाल भी है वो भी हो तब। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी ऊंचाई से अगर किसी पिंड को फेंकते हैं तो उस समय जो उसकी वहाँ से चाल होगी वही चाल पृथ्वी पर टकराते समय होगी। तो इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन,
एक मीनार की चोटी से एक गेंद नीचे गिराई जाती है जिससे यह गुरुत्व के अधीन गति करती है। गति के दौरान कौन सी राशि नियत रहती है? चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन। तो चाल तो हमेशा बदलेगी, चाल बदलेगी तो वेग भी बदलेगा। विस्थापन का तो कोई जिक्र ही नहीं है क्योंकि हाइट होता है, तो इसमें त्वरण सही होगा। कार ए तथा कार बी विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखाएं हैं जो समय अक्ष से 30 व 60 अंश कोण बनाते हैं। इनकी चालों का अनुपात है। तो उस समय हम मतलब कि tan थीटा निकालते हैं, तो tan 30 अंश मतलब कि 1/√3 और tan 60 तो ये होगा √3 बटा करेंगे तो ये √3 1/√3 अगुणे ये ऊपर जाएगा तो ये 1 अगुणे √3 मतलब कि 1:3 आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने 21 क्वेश्चन किए। मुझे आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।